Hello everyone, I welcome you all. Now this is the part 2 lecture of the capital gains revision, and in this lecture, as per my notes, what I will be doing is I will be discussing priority 2 and 3 of the capital gains, which is just a continuation of what we have been doing in the priority 1, that is the part 1 of the lecture. तो आप पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर ज़रूर देखें, वो देखने के बाद ही ये पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर देखें. मेजर पोर्शन जो कैपिटल गेन का है वो पार्ट 1 ऑफ द कैपिटल गेन्स में है, तो होपफुली आपने वो लेक्चर देख लिया होगा. उसी के बाद आप ये पार्ट 2 देख रहे होंगे. पार्ट 2 ऑफ द कैपिटल गेन रिवीजन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद प्रायोरिटी 2. प्रायोरिटी 2 ऑफ द कैपिटल गेन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज सम स्पेशल केसेस जहाँ पर कैपिटल गेन में डीम्ड कैपिटल गेन अराइज होता है. अदरवाइज शायद कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, पर लॉ मेकर्स उसको टैक्स करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक डीमिंग प्रोविजन दे दिया. इस सर्कमस्टेंसेस में ऐसा मान लिया जाएगा दैट द कैपिटल गेन हैज अराइजन. कैपिटल गेन का चार्ज या कंप्यूटेशन को लेकर कुछ डीमिंग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं. सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 45(1)(a). एज पर दिस सेक्शन 45(1)(a) विच डील्स विथ इंश्योरेंस क्लेम. तो अगर कोई असेसी का असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है फॉर द रीजन स्पेसिफाइड हियर, 4 रीजंस दिए हैं, आप देखेंगे. पहला है फ्लड, टाइकून, अर्थक्वेक और एनी कन्वर्जन ऑफ नेचर, बेसिकली नेचुरल कैलामिटी होगी. दूसरा है रॉइड्स और सिविल डिस्टर्बेंसेस. तीसरा है एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन. और चौथा है एक्शन बाय एनिमी और एनी एक्शन टू काउंटर द एनिमी अटैक. तो इनमें से किसी रीजन से अगर एसएससी का कोई कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस कैपिटल असेट के डिस्ट्रॉय होने पर एसएससी को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है. तो पहली कंडीशन, प्रोविजन कब लगेगा समझो, असेट डिस्ट्रॉय हो गया फॉर द रीजंस गिवन हियर. दूसरी कंडीशन, जो असेट डिस्ट्रॉय हुआ है उसके लिए एसएससी को इंश्योरेंस क्लेम मिला. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एसएससी को इस प्रोविजन के अंतर्गत कैपिटल गेन टैक्स लगेगा सेक्शन 45(1)(a) के अंतर्गत. और यहाँ पर कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड. तो एक तो इंश्योरेंस क्लेम जब भी मिला उस साल ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा. और दूसरी चीज, अगर इंश्योरेंस क्लेम काइंड में मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लेम रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. तो ये है पहला सेक्शन 45(1)(a). यहाँ पर एक आध बात मैं अपनी तरफ से बतला देता हूँ कि अगर जो असेट डिस्ट्रॉय हुआ है वो डेप्रिशिएबल असेट था तो इंश्योरेंस क्लेम को हम ब्लॉक बैलेंस में से माइनस करेंगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि साहब जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो एक डेप्रिशिएबल असेट के रिस्पेक्ट में मिला, तो वो जो भी ब्लॉक बैलेंस है उसमें से क्लेम को माइनस कर दिया जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन. अगला सेक्शन आता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2. एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 इट डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. तो अगर कोई असेसी एक कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर असेसी को डीम्ड ट्रांसफर मान लिया जाएगा. जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है जो हमने पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन लेक्चर में देखी और आपने पहले भी पढ़ी होगी कई बार. तो कैपिटल असेट को जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 इट इज डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर. अब कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन ट्रांसफर है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. पर 45 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड. तो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी आपकी डेफर हो जाएगी. आज मैंने कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, आज ट्रांसफर तो हो गया, पर मुझे टैक्स तब लगेगा जब वो स्टॉक में अल्टीमेटली बेचूंगा. एंड सेकेंडली, मेरा कन्वर्जन के समय कैपिटल असेट को जब मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस समय मेरा सेल कंसिडरेशन रहेगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट. ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो भी मार्केट वैल्यू है वो सेल कंसिडरेशन रहेगा और वो सेल कंसिडरेशन पे टैक्स, वो कैपिटल गेन पे टैक्स मुझे अल्टीमेटली लगेगा जब मैं स्टॉक को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करूंगा. अब इसके बाद अगला सिचुएशन आता है इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन. अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके बेचा जाएगा तो इनफैक्ट 2 इनकम होगी. पहली इनकम होगी कैपिटल गेन, कन्वर्जन के दिन तक का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल गेन में जाएगा. जितने में आपने असेट खरीदा था वो कॉस्ट
और सेल कंसिडरेशन दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैपिटल गेन में जाएगा। और कन्वर्जन के बाद का जो प्रॉफिट है, जब स्टॉक बेचा आपने तब तक भी प्राइसेस चेंज हो गए होंगे, तो कन्वर्जन के बाद का जो प्रॉफिट है जितने में बेचा माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो वाला प्रॉफिट जो है वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। इस प्रकार से 2 स्लॉट्स में आपका इनकम का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब अगली सिचुएशन आती है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट। तो जब स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल असेट में कन्वर्जन होगा, दैट इज अ रिवर्स सिचुएशन। तो जब स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल असेट में कन्वर्जन होगा तो देयर विल बी अ डीम्ड बिजनेस इनकम। इनफैक्ट ये टॉपिक बिजनेस हेड का है, पर मैं इसी के साथ इसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि दोनों तरह के फ्लिप ट्रांजैक्शंस एक साथ बात हो जाए। कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन, कन्वर्जन तक का जो प्रॉफिट है, कन्वर्जन तक का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। कन्वर्जन के बाद का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस हेड में आ जाएगा। कन्वर्जन तक का जो प्रॉफिट है उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को हम सेल कंसिडरेशन लेंगे, पर टैक्स अल्टीमेटली तब लगेगा जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। अब ये जो उल्टी सिचुएशन दी गई है, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल असेट में कन्वर्जन, कन्वर्जन के दिन तक का प्रॉफिट बिजनेस हेड में चला जाएगा, कन्वर्जन के बाद का प्रॉफिट कैपिटल गेन में आ जाएगा। कन्वर्जन के प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा, और कन्वर्जन के दिन तक का प्रॉफिट जो है दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट बिजनेस हेड में चली जाएगी, और उस दिन की वैल्यू आगे के लिए कॉस्ट हो जाएगी। तो वो कॉस्ट और एक्चुअली में जो ये स्टॉक बिका है, जो कैपिटल असेट बिका है, वो वैल्यू जो है वो कैपिटल गेन में आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लॉ मेकर शायद मिस कर गए, और वो ये है कि कन्वर्जन के दिन तक का प्रॉफिट कन्वर्जन के दिन ही टैक्सेबल हो जाएगा। सो इफ स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड टू अ कैपिटल असेट, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इटसेल्फ देयर विल बी अ डीम्ड बिजनेस इनकम। उसी दिन आपको टैक्स देने की बात आएगी, जबकि पैसा आपने कमाया नहीं, आपने तो बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, उस दिन तो कोई पैसा कमाया नहीं, पर लॉ मेकर्स ने कहा है कि उस दिन हम आपसे टैक्स लेंगे। तो ये थोड़ा सा लूप होल है, बट दैट इज द प्रोविजन विच इज देयर। अगली चीज आती है असेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई कैपिटल असेट कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब पार्टनर उस असेट को फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा, तो कंट्रीब्यूट करने तक का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पार्टनर के लिए देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। पार्टनर के पास कैपिटल असेट था, उसने फर्म को दिया, इनकम टैक्स में दैट इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी, सो देयरफॉर फर्म इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। तो इसलिए कन्वर्जन के दिन तक का जो प्रॉफिट है, फर्म को जब असेट देगा तब तक का प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। पार्टनर के लिए सेल कंसिडरेशन क्या, क्योंकि उसने तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में असेट दिया है, तो पार्टनर के लिए सेल कंसिडरेशन रहेगा द वैल्यू एट विच द असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म ने इस असेट को जिस भी वैल्यू पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, वो वैल्यू पार्टनर के लिए सेल कंसिडरेशन रहेगी, ऐसा प्रोविजन है। फिर उसके बाद आता है असेट ट्रांसफर्ड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर। फर्म जब असेट अपने पार्टनर को देगी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और अदरवाइज, तो फर्म अपने पार्टनर को असेट दे रही है डिसोल्यूशन के समय, रिटायरमेंट के समय। अगर फर्म अपने पार्टनर को असेट देती है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और अदरवाइज, तो ऐसी परिस्थिति में फर्म के पास एक कैपिटल असेट था, फर्म ने उसको ट्रांसफर कर दिया पार्टनर को, सो इट विल रिजल्ट इन अ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। फर्म के लिए सेल कंसिडरेशन रहेगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि फर्म ने तो कैपिटल को एडजस्ट करके असेट दे दिया, तो फर्म का सेल कंसिडरेशन क्या, ये एक इशू था। तो उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि फर्म के लिए सेल कंसिडरेशन रहेगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिविंग दिस असेट टू द पार्टनर, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है कंपल्सरी एक्विजिशन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। एज पर दिस सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि जब भी कोई कैपिटल असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, इट वुड बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इनफैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन है, उसमें दिया है कि द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असेट इज रिगार्डेड एज द ट्रांसफर। सो इट इज फॉर श्योर कि कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असेट इज टैक्सेबल, इट इज अ ट्रांसफर। उसके केस में, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में
year in which the compulsory acquisition will be taxable is the year in which the compensation is first received. कंपल्सरी एक्विजिशन आज हो गया पर मुझे कंपनसेशन 2-3 साल बाद मिला, तो जिस भी साल कंपनसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिली उस साल मुझे पूरा कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो जिस भी साल मुझे पहली इंस्टॉलमेंट मिली उस साल मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड तो जितना मैंने असेट को होल्ड किया था टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन वो पूरा होल्डिंग पीरियड रहेगा। मेरी पूरी कॉस्ट जितनी कॉस्ट है वो कॉस्ट रहेगी एंड इंडेक्सेशन एक्सेट्रा वॉट एवर इज देयर वो सब बेनिफिट्स मुझे मिल जाएंगे। एनहांस कंपनसेशन जो मुझे मिलता है, कई बार क्या होता है कि हम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि हमें कंपनसेशन कम मिला और कोर्ट एडिशनल कंपनसेशन या एनहांस्ड कंपनसेशन देती है, तो एनहांस्ड कंपनसेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। तो एसएससी को जिस भी साल एनहांस्ड कंपनसेशन मिला उस साल ये एनहांस्ड कंपनसेशन टैक्सेबल है। कई बार क्या होता है कि एनहांस्ड कंपनसेशन एक इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत मिल जाता है, कोर्ट ने इन द मीन टाइम एक ऑर्डर कर दिया कि थोड़ा एनहांस्ड कंपनसेशन दे दिया जाए, तो इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत जो एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है वो उस समय टैक्सेबल नहीं होता है जब इंटरिम ऑर्डर हुआ है। इट विल बी टैक्सेबल व्हेन द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट, ये क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे। इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर द इंटरिम ऑर्डर सेम वुड बी टैक्सेबल, सेम वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम इन द ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। तो इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत जो मिला वो टैक्सेबल नहीं है। फिर एनहांस्ड कंपनसेशन टैक्सेबल है, एनहांस्ड कंपनसेशन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ली जाएगी, तो ये भी एक छोटी सी बात है। अगली चीज और आती है वो ये है कि एनहांस्ड कंपनसेशन पे जो ब्याज मिलता है वो ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 8, और उसमें दिया हुआ है कि एनहांस्ड कंपनसेशन पे जो भी ब्याज मिलेगा वो ब्याज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। उसके अलावा अगली चीज दी गई है कि उसको कमाने के लिए अलग से किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बेसिस पर 50% का डिडक्शन मिलेगा, तो 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है और अलग से कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, अदर सोर्सेस की बात है पर मैंने यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करके बता रहा हूँ। उसके अलावा सेक्शन 1037 हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था और उसमें यह दिया हुआ है कि एज पर दिस सेक्शन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन कुछ केसेस में एग्जम्प्ट है। तो बहुत सारी कंडीशंस है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, असेसी या उसके पेरेंट्स यूज कर रहे थे 2 साल से और अब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। हमें ये भी पता है कि ये जो सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 45(5) जिसके अंतर्गत कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल है, पर उसके ऊपर, ठीक है, उसके बियॉन्ड एक प्रोविजन है अंडर सेक्शन 96 ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, और उस एक्ट के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि एनी कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इज एग्जम्प्ट। तो बेसिकली जो भी लैंड का एक्विजिशन हो रहा है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, रूरल, अर्बन, किसी भी लैंड का एक्विजिशन जो है कंपल्सरी एक्विजिशन के अंतर्गत जो भी पैसा मिलता है वो सब एग्जम्प्ट है। सो दैट इज द प्रोपोजिशन विच इज देयर। तो ये एक छोटी सी बात है, मतलब रियल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से भी हम कह सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन आए तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तो यही रहेगा एग्जाम में कि दिस कंपनसेशन में बी एग्जम्प्ट अंडर दी राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग दैट या विदाउट प्रिजुडाइज टू दैट हमारा कैलकुलेशन इस प्रकार से है। तो ये हमको बेसिकली करना चाहिए फॉर फ्रॉम एग्जाम एंगल कि कैलकुलेशन तो बता दो पर ये बता दो कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत भी ये एग्जम्प्ट हो सकता है। एक चीज बता देता हूँ, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत ओरिजिनल कंपनसेशन एग्जम्प्ट होगा, एनहांस्ड कंपनसेशन एग्जम्प्ट होगा। उस पर जो ब्याज है वो अपन एग्जम्प्ट ना माने और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में टैक्स कर ले। अब अगला प्रोविजन आता है सेक्शन 45(5)(a). ये डील करता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट से, जिसको पॉपुलरली JDA, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। एज पर दिस प्रोविजन, अगर कोई इंडिविजुअल HUF अपना लैंड या बिल्डिंग एक डेवलपर को देता है, मैंने अपनी जमीन दी, डेवलपर है, एक बिल्डर है, वो उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा, मकान बनाएगा, दुकान ऑफिस बनाएगा, और जो डेवलप्ड प्रॉपर्टी है जो भी बन जाएगा उसको हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। जो भी रेशो हमारी हुई है कि बने हुए मकानों में से 40%
डेवलपर रख लेगा, 60% मैं रख लूंगा, जो भी हमारी अरेंजमेंट है उसके अंतर्गत इसको शेयर कर लिया जाएगा। दैट इज बेसिकली अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो लैंड ओनर का है। दो पार्टीज हैं, एक है लैंड ओनर जिसने जमीन दी और दूसरा है डेवलपर जिसने उस पर मकान बनाए। यहाँ पर टैक्सेशन लैंड ओनर का है। मैं लैंड ओनर हूँ, मैंने अपना लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी को दिया, डेवलपर उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। मुझे लैंड ओनर को कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब यह मकान सारे बन जाएंगे और इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो मैंने आज से 2014 में लैंड ओनर ने ये मकान दिए, ये जमीन दी, और 2019 में मुझे मकान मिलने वाले हैं, तो मुझे 2019 में टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरी बात ये आती है कि व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन। मैंने तो लैंड दे दिया, बदले में मुझे मकान मिल गए, तो मुझे सेल कंसिडरेशन क्या? उसका आंसर लॉ ये कहता है द स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन प्लस कैश रिसीट। तो जो भी मेरे को मकान मिले, ठीक है, जो भी मेरे को मकान मिले कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिन, उनकी गाइडलाइन वैल्यू, उनकी स्टैम्प वैल्यू, जो मकान मिले उनकी वैल्यू प्लस बिल्डर ने जो पैसे मुझे और दिए होंगे, तो वो सब ऐड करके जो फिगर आएगा दैट इज द सेल कंसिडरेशन। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो लैंड ओनर को टैक्स लग गया। अब जिस दिन बिल्डर ने मुझे मकान दिए उस दिन तक की वैल्यू पे तो टैक्स लग गया, ठीक है। बिल्डर ने आज 2019 में मेरे को मकान दिए, मान लो 50 करोड़ के मकान दिए, ये 50 करोड़ पे तो टैक्स लग गया। अब यही 50 करोड़ मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो आगे की लाइन ये लिखी हुई है कि जब मैं सब्सिक्वेंटली इन मकानों को बेचूंगा, सो माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नाउ विल बी दैट वैल्यू जो कंसीडर की गई है जिसपे कैपिटल गेन टैक्स लगा। द स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिगार्डेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक चीज और दी गई है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर सेक्शन 45(5)A में नहीं कवर होता है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट है जहां पे मैं लैंड ओनर लैंड की ओनरशिप ही डेवलपर को दे देता हूं, तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं होगा। मैंने तो लैंड ही उसको बेच दिया, लैंड की ओनरशिप ही उसको दे दी। तो अगर मैं लैंड की ओनरशिप ही डेवलपर को दे देता हूं तो फिर 45(5)A अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर नॉर्मली जैसे कैपिटल गेन कंप्यूट होता है वैसे होगा। हालांकि देखिए 45(5)A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम एंगल से, क्योंकि इट इज समवॉट अ टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल थिंग जो थोड़ा हायर लेवल की चीज है, बट हाँ ये प्रोविजन अपने सामने है। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 50 एंड सेक्शन 50A। एज पर सेक्शन 50 एंड 50A, इन द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट, डेप्रिशिएबल असेट्स जो ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट में आते हैं, दैट इज जहां पे WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। तो इन द केस ऑफ WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स कंसेप्ट, इट इज वेरी क्लियर कि जो भी हम असेट बेचेंगे वो ब्लॉक बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, और अगर ब्लॉक बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और अगर ब्लॉक में नंबर ऑफ असेट जीरो हो जाते हैं, भले ही पॉजिटिव बैलेंस बच जाए, नंबर ऑफ असेट जीरो हो जाते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी प्रिसाइज कि डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में हमें हमेशा शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस आने की बात आती है। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ द सेक्शन 50। एज पर सेक्शन 50A, इन द केस ऑफ SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको पता है पावर जनरेशन बिजनेस में एट देयर चॉइस दे कैन अडॉप्ट SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर वो SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्ट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में what will happen is SLM method of depreciation में capital gain would be computed as per the normal provision, somewhat a normal provision, मतलब asset हमने बेचा तो cost से ऊपर जब हम बेचेंगे तो capital gain arise होगा, और वो capital gain head में taxable होगा। इनफैक्ट थोड़ा प्रिसाइज डिस्कशन इसका बिजनेस हेड में आता है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि कॉस्ट तक की वैल्यू को बिजनेस हेड में टैक्स करेंगे बैलेंसिंग चार्ज के रूप में, और कॉस्ट से ऊपर की जो वैल्यू है वो कैपिटल गेन में जाएगी। तो उसको बिजनेस हेड के लिए छोड़ देते हैं डिस्कशन को। फिलहाल के लिए ये बात अपन क्लोज यहीं पे करते हैं कि कैपिटल गेन वुड बी कंप्यूटेड समवॉट लाइक द नॉर्मल प्रोविजंस, कॉस्ट के ऊपर की जो वैल्यू है वो कैपिटल गेन में आ जाएगी। फिर उसके बाद अगला सेक्शन आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 50B, स्लम सेल। एज पर दिस सेक्शन 50B, अगर एक असेसी अपनी अंडरटेकिंग और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग सेल करता है, असेसी ने एक अंडरटेकिंग और अ पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग एज अ गोइंग कंसर्न सेल की।
अंडरटेकिंग सेल की, जहां पर ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग उसने सेल कर दिया। बेसिकली एक यूनिट बेच दी। सिंपल भाषा ये है कि हमारी 4 यूनिट्स थी, स्टील डिवीजन था, फार्मा डिवीजन था, तो हमने एक यूनिट बेच दी, से स्टील डिवीजन बेच दिया। उस स्टील डिवीजन के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज बेच दिए फॉर अ लम सम कंसिडरेशन। तो मैंने 2 करोड़ में पूरी स्टील यूनिट बेच दी, उसकी ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेल कर दिया। तो अगर एसएससी कोई अंडरटेकिंग और अ पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग सेल करता है एज अ गोइंग कंसर्न फॉर अ लम सम कंसिडरेशन, दैट इज बेसिकली स्लम सेल। स्लम सेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिविजुअल असेट्स का सेल कंसिडरेशन नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने तो लमसम अमाउंट में पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, इंडिविजुअल असेट्स का सेल कंसिडरेशन नहीं निकल सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रोविजन दिया है कि हमें पूरी अंडरटेकिंग पर ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। द अंडरटेकिंग इटसेल्फ इज अ कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकालने के लिए हम इंडिविजुअल असेट्स का होल्डिंग पीरियड नहीं लेंगे, हम तो अंडरटेकिंग का ही होल्डिंग पीरियड लेंगे। अगर अंडरटेकिंग का होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा है तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज द कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म। अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो 20% रेट ऑफ टैक्स रहेगा, लॉन्ग टर्म वाला रेट रहेगा सेक्शन 112, और साथ में 54 to 54F के जो भी रेलेवेंट एग्जम्पशंस है वो मिल सकते हैं। उसके अलावा इंडेक्सेशन नहीं किया जाएगा स्लम सेल के केस में, इवन इफ द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म, इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अंडरटेकिंग बेची। अंडरटेकिंग कब लॉन्ग टर्म है कब शॉर्ट टर्म है वो तो निकल गया, अंडरटेकिंग का सेल कंसिडरेशन भी निकल गया, कितने में बेची। इंपॉर्टेंट ये है कि अंडरटेकिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, क्योंकि अंडरटेकिंग में तो हर तरह के असेट्स है, कुछ डेप्रिशिएबल है, कुछ नॉन डेप्रिशिएबल है, कुछ स्टॉक इन ट्रेड भी है अंडरटेकिंग में, तो सब तरह के असेट्स है। अब अंडरटेकिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला ये दिया है कि अंडरटेकिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी उसकी नेट वर्थ। द नेट वर्थ शैल बी द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो द नेट वर्थ इटसेल्फ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। नेट वर्थ कैसे निकलेगी, बहुत ही सिंपल है, उस अंडरटेकिंग के सारे असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द नेट वर्थ। तो उस अंडरटेकिंग के एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, all the assets of the undertaking will be taken, whether they are depreciable, non-depreciable, whether they are land, building, furniture, plant, equipments, whether it is stock in trade, cash, debtor, सब सारे assets लेने, total assets की value लेनी है। value क्या लेनी है वो भी समझो। अगर depreciable asset है तो उसकी WDV लेनी है as per income tax, non-depreciable asset है तो book value लेनी है, historical cost लेनी है। ठीक है, रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं करना है, रीवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेनी है। तो नॉन डिप्रिशिएबल असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, डिप्रिशिएबल असेट WDV एज पर इनकम टैक्स, और अगर कोई 35 AD में असेट कवर होता है तो उसकी कॉस्ट लेनी है निल, क्योंकि वहां तो पहले ही आप सारा डिडक्शन ले चुके हो उसका। तो आपको लेना है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स, सारे असेट्स की वैल्यू ऑफ दैट अंडरटेकिंग लेस वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग की नेटवर्थ लेनी है आपको, दैट इज असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और एज पर दिस प्रिंसिपल हम नेटवर्थ निकाल लेंगे उस अंडरटेकिंग की। नेटवर्थ अब हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको इंडेक्सेशन भी नहीं करेंगे भले ही कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इससे हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। एंड ऐसे अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको मैंने जैसा बताया 20% रेट पे उसको टैक्स कर लेना। नेटवर्थ निकालने के लिए एक छोटा सा टेक्निकल प्रोविजन है, प्रोसीजरल प्रोविजन है, और वो ये है कि CA का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेटवर्थ का फिगर इट विल बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये भी प्रोविजन हो जाता है। इसके साथ हमारा प्रायोरिटी 2 ऑफ द डिस्कशन हो गया फ्रॉम द कैपिटल गेन्स। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एक सेगमेंट आपका हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी 1, जो ऑलमोस्ट हर केस में कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के काम आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन लेक्चर। फिर प्रायोरिटी 2 हो गया जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं प्रायोरिटी 3 ऑफ द कैपिटल गेन्स प्रोविजंस। ये बेसिकली बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, और आपको बेसिक थीम पता हो तो बेसिक थीम ये है कि लॉ मेकर्स ये चाहते हैं कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस में टैक्स न्यूट्रलिटी आ जाए। टैक्स न्यूट्रलिटी की फिलॉसफी ये है कि अगर ए ने असेट बी को ट्रांसफर किया, ए लिमिटेड ने
असेट बी लिमिटेड को ट्रांसफर किया अंडर अमालगमेशन, डीमर्जर और एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, तो जब ए लिमिटेड असेट बी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगी, ये ट्रांसफर है बाय वन एंटरप्राइज ए लिमिटेड टू अनदर एंटरप्राइज बी लिमिटेड। ट्रांसफर तो है पर ये ट्रांसफर को एग्जम्प्ट कर दिया जाए। और बी लिमिटेड जब इस असेट को बेचेगी, कैपिटल गेन ऐसे लगेगा जैसे शुरू से ही असेट बी लिमिटेड के पास है, तो बी लिमिटेड का होल्डिंग पीरियड विल बी ए प्लस बी, दोनों का होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा, ओल्ड एंटरप्राइज ए लिमिटेड एंड न्यू एंटरप्राइज बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी एट द कॉस्ट विच वाज द कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की कॉस्ट ही ली जाएगी, जैसे कि शुरू से बी लिमिटेड के पास ही एसेट है वैसे लॉ लगेगा बेसिकली। तो ए लिमिटेड की कॉस्ट अब बी लिमिटेड की कॉस्ट हो जाएगी, बी लिमिटेड का होल्डिंग पीरियड दोनों का मिला के होल्डिंग पीरियड हो जाएगा एज पर द जजमेंट ऑफ मंजुला जे शाह। इंडेक्सेशन भी हम शुरू से कर लेंगे, जब ए लिमिटेड ने असेट खरीदा था उसी साल से इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दे देंगे इफ द कैपिटल गेन ऑफ कोर्स इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये बेसिक थीम है, इसमें काफी सारी बातें हैं। एक ग्रेस कॉलिंस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि जो भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अमालगमेशन, डीमर्जर्स, वो सब ट्रांसफर्स होते हैं और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा, पर डेफिनेटली बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को सरकार प्रमोट करना चाहती थी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन को सरकार प्रमोट करना चाहती थी, तो उन्होंने एग्जम्पशंस दिए हैं और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, पर सब्सिक्वेंटली जब असेट ट्रांसफर किया जाएगा तो होल्डिंग पीरियड दोनों का लिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुरानी वाली ली जाएगी जो ए लिमिटेड की थी। ऐसा ही गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में भी होता है। दी लॉ मेकर्स वांटेड कि ओरिजिनल असेसी को टैक्स न किया जाए जब गिफ्ट असेट कर रहा है तो, और सब्सिक्वेंटली जब बी इस असेट को बेचेगा तो लॉ विल अप्लाई जैसे बी ने ही ये असेट शुरू से खरीदा था और उसी हिसाब से सारा कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा। What we will do is we will quickly go through this chart, और इस चार्ट से देखते हुए चलते हैं अपन एक एक ट्रांजेक्शन को, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे क्या होगा और सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन पे क्या होगा। ऐसे दो सेगमेंट्स हैं, ये इस पूरे चार्ट का एक हिस्सा है डिस्कशन का। इस चार्ट में डेफिनेटली दूसरे भी कई और प्रोविजंस हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हम साथ में एड्रेस करते हुए चलेंगे। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई डिस्कशन विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस। इन द केस ऑफ गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस, डोनर जिसने असेट गिफ्ट किया है, ठीक है, या जिसकी डेथ पे असेट ट्रांसफर हुआ है, उसके केस में कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट, द ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। सेक्शन 47 इज द रेलेवेंट सेक्शन। एज पर द सेक्शन 47, एनी ट्रांसफर ऑफ एन असेट अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। तो जिसने गिफ्ट किया उसको तो ट्रांसफर एग्जम्प्ट हो गया। फिर जिसको गिफ्ट मिला, डोनी, उसे जब गिफ्ट मिला था तब क्या उस पर गिफ्ट टैक्स लगा था या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। उसे जब गिफ्ट मिला था अगर उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगा था तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट हैपेंस इज, उसे तो ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट नहीं है, उसने तो बेचा, उसे गिफ्ट मिला था तब गिफ्ट टैक्स भले ही नहीं लगा होगा, पर अब उसने असेट बेचा, तो जब उसने असेट बेचा उसे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू, दैट इज डोनर प्लस डोनी, दोनों का मिला के होल्डिंग पीरियड, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी ऑफ द डोनर, द ओरिजिनल पर्सन। एक चीज और दी हुई है कि डोनी को जब गिफ्ट मिला था तो उस समय अगर उसको ऑलरेडी गिफ्ट टैक्स लग चुका है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, उस दिन अगर उसको ऑलरेडी गिफ्ट टैक्स लग चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में अब जब वो असेट बेच रहा है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी दैट गाइडलाइन वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसे उस दिन की वैल्यू पर, जिस दिन उसे गिफ्ट मिला था उस दिन की गाइडलाइन वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है अंडर गिफ्ट टैक्स। तो अब आगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहीं से ली जाएगी, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू और गाइडलाइन वैल्यू अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, यही अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक प्रपोजिशन है जो दिया गया है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आता है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। बहुत सिंपल है, मैं उसको एक लाइन में, एक वर्ड में कहता हूं, बल्कि डेफरमेंट ऑफ टैक्स। सो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ रिजल्ट्स इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज टैक्स न्यूट्रलिटी। एचयूएफ ने जब असेट अपने मेंबर को दिया उस समय ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। मेंबर जब उस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेगा तो मेंबर का होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू, और मेंबर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी ओल्ड। दैट इज द सिंपल प्रोपोजिशन, दैट इज अ प्योर डेफरमेंट ऑफ टैक्स। इसी प्रकार से अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के केस में ए लिमिटेड का जब बी लिमिटेड में अमालगमेशन हुआ,
ए लिमिटेड ने अमालगमेशन के समय जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह ट्रांसफर किए, ए लिमिटेड ने जो भी असेट्स बी लिमिटेड को ट्रांसफर किए, उस पर ए लिमिटेड को, दैट इज अमालगमेटिंग कंपनी को, कोई टैक्स नहीं लगेगा, दे ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। पर जब अमालगमेटेड कंपनी बी लिमिटेड इन असेट्स को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेगी, जब बी लिमिटेड अमालगमेटेड कंपनी असेट्स को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेगी, तो बी लिमिटेड के लिए होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का होल्डिंग पीरियड रहेगा, और बी लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने इन असेट्स को जितने में खरीदा था उस हिसाब से ये पूरा कैपिटल गेन निकलेगा, एज इफ शुरू से असेट बी लिमिटेड के ही पास है। अमालगमेशन में एक हिस्सा और आता है शेयर होल्डर के एंगल से, और प्रपोजिशन ये है कि जब शेयर होल्डर ने अमालगमेशन के समय ए लिमिटेड के शेयर्स देकर बी लिमिटेड के शेयर्स लिए, जब अमालगमेशन के समय उन्होंने ए लिमिटेड के शेयर्स देकर बी लिमिटेड के शेयर्स लिए, ऑल्दो इट इज अ ट्रांसफर बट दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन। और शेयर होल्डर जब बी लिमिटेड के शेयर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेगा, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स देकर उसने अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स लिए, वो तो एग्जम्प्ट है। अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स अब वो जब सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करेगा, उसमें उसे होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा ओल्ड प्लस न्यू, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के शेयर्स का होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो अल्टीमेटली, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, दिस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद अगली चीज आती है डीमर्जर ऑफ कंपनीज। डीमर्जर ऑफ कंपनीज के केस में प्रोपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। डीमर्जर के केस में प्रोपोजिशन इज जब ए लिमिटेड का डीमर्जर हुआ और डीमर्जर के समय ए लिमिटेड ने सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बी लिमिटेड को ट्रांसफर किए, उस समय ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, द ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। इन अदर वर्ड्स आई विल से डीमर्ज्ड कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर, डीमर्ज्ड कंपनी जब रिजल्टिंग कंपनी को असेट्स ट्रांसफर करती है, दैट ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। पर जब रिजल्टिंग कंपनी इन असेट्स को सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर करती है, तो रिजल्टिंग कंपनी के लिए होल्डिंग पीरियड इज ओल्ड प्लस न्यू, एंड रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ओल्ड, दैट इज ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी ए लिमिटेड। अब उसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो दिस अगेन लीड्स टू अ ट्रांजैक्शन ऑफ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद अगली बात आती है शेयर होल्डर के एंगल से। डीमर्जर के समय शेयर होल्डर ने पुरानी कंपनी के शेयर्स देकर नई कंपनी के शेयर्स लिए, इनफैक्ट पुरानी कंपनी के शेयर्स भी उसके पास रह गए। अमालगमेशन में क्या होता है कि पुरानी कंपनी तो खत्म हो जाती है और अब सिर्फ नई कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है, पर डीमर्जर में ऐसा नहीं होता है। डीमर्जर में दोनों ही कंपनीज एग्जिस्टेंस में रहती है। तो अंडर डीमर्जर अगर शेयर होल्डर ने ए लिमिटेड के शेयर्स दिए और शेयर्स देकर दोनों कंपनी के शेयर्स लिए, ए और बी दोनों लिमिटेड के शेयर्स लिए, तो शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ डीमर्जर शेयर्स देकर शेयर्स लेना इज एग्जम्प्ट, दैट ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। पर सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर ने जब ए और बी लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर किए, ऐसी परिस्थिति में उनको होल्डिंग पीरियड तो रहेगा ओल्ड प्लस न्यू। तो शेयर होल्डर के लिए जो शेयर्स का होल्डिंग पीरियड है, उसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का होल्डिंग पीरियड ले लेंगे। अब अलग अलग बेचेंगे ना, वो ए लिमिटेड के शेयर्स अलग बेचे, बी लिमिटेड के शेयर्स अलग बेचे, दो हो गए उनके पास शेयर्स। तो ए लिमिटेड के शेयर्स बेचने पर उनको होल्डिंग पीरियड ए प्लस ए दोनों, मतलब पुराना और नया दोनों हो जाएगा, और बी लिमिटेड के शेयर्स बेचने पर पुराना प्लस नया अगेन दोनों होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि शेयर्स की कॉस्ट का क्या होगा। उन्होंने ओरिजिनली तो ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे और अब वो शेयर स्प्लिट होकर ए और बी लिमिटेड दोनों में सेग्रीगेट हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में लॉ ये कहता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। ए और बी दो कंपनीज हो गई अब, तो उसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला दिया है। जो रिजल्टिंग कंपनी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट रहेगी टोटल कॉस्ट जितने में ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, मल्टीप्लाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड। तो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में कितनी बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर की गई, वो न्यूमरेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आ जाएगा नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर डीमर्जर। तो नेटवर्थ पूरी आ जाएगी डीमर्जर से पहले, और न्यूमरेटर में आ जाएगा जो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में गए। ये फॉर्मूला और टोटल कॉस्ट को उसमें प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। ये बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट हो गई। अब अगर बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट ये हो गई
तो ए लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट डिफरेंशियल हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो जो नेट डिफरेंशियल वैल्यू आएगी वो ए लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल बात है कि 2 लाख रुपए में उन्होंने ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, इस कॉस्ट को स्प्लिट कर देंगे। इसमें से फॉर्मूला के हिसाब से मान लो 1,20,000 की कॉस्ट आ गई उनकी बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट, तो बची हुई 80,000 की जो कॉस्ट है वो ए लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज द सिंपल प्रोपोजिशन विच कम्स आउट, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन आउट देयर इन दिस। तो ये हो गया सेक्शन डीलिंग विद द केस ऑफ डीमर्जर। अब उसके बाद अगला प्रोपोजिशन आता है, और अगला प्रोपोजिशन आता है विच डील्स विद पॉइंट नंबर 5 हियर, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिबेंचर शेयर्स इनटू शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। नाउ प्रोपोजिशन ये है कि एक व्यक्ति के पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं, उसने इन डिबेंचर्स को शेयर्स में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा लिया, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, और आगे जाके वो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा एसएससी है कोई शेयर होल्डर, उसने पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स दिए और डिबेंचर्स देकर नई कंपनी के उसी कंपनी के शेयर्स ले लिए। ये ट्रांजैक्शन एक ट्रांसफर है, डिबेंचर्स देकर शेयर्स लेना, दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। बट सब्सिक्वेंटली जब वो नई वाले शेयर्स बेचेंगे उस समय उनको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी ओल्ड। In other words, in simple words, the transaction will result in a deferment of tax. Conversion के समय टैक्स नहीं लगेगा, पर जब बाद में बेचोगे तो लॉ ऐसा ही लगेगा जैसे शुरू से आपके पास वही एसेट है। इसी प्रकार से सिमिलर प्रोपोजिशन है कंसोलिडेशन ऑफ 2 or more यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है, उन सबका कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन के समय आपने पुरानी ये सब यूनिट्स दी और यूनिट्स देकर आपको नई कंसोलिडेटेड यूनिट मिल गई। ये ट्रांजैक्शन एक ट्रांसफर है, पुरानी यूनिट्स देना, देकर नई यूनिट से एक्सचेंज करना। तो कंसोलिडेशन के समय आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। बट सब्सिक्वेंटली जब आप नई यूनिट बेचोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ ओल्ड यूनिट, और से होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी ए जस्ट डेफरमेंट ऑफ टैक्स। कंसोलिडेशन के समय तो टैक्स नहीं लगेगा, पर जब बाद में बेचोगे तो लॉ ऐसे ही लगेगा जैसे शुरू से आपके पास यही वाली कंसोलिडेटेड यूनिट्स है। अगला केस आता है राइट्स इशू का। अब देखिए मैं ऐसा एक चार्ट बनाता हूं, उससे बात को समझाने की कोशिश करता हूं। कैपिटल गेन में शेयर्स को लेकर कुछ इस प्रकार से प्रपोजिशन है। अगर आप शेयर्स को प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, दैट इज आपने कंपनी से उसका इशू लिया है, तो 4 सिचुएशंस हो सकती है, उनकी बात करता हूं। और अगर आपने शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से खरीदे थे, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज से या कोई ब्रोकर से या दोस्त से खरीदे थे, तो उसके लिए प्रपोजिशन अलग है। अगर आपने ओरिजिनली जो शेयर्स खरीदे थे वो प्राइमरी मार्केट से खरीदे थे, तो उसमें 4 सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन है अगर आपने शेयर्स नॉर्मल कोर्स में खरीदे, दैट इज अंडर यू कैन से नॉर्मल कंपनी का कोई इशू आया, पब्लिक इशू आया, या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ, कंपनी ने प्राइवेटली शेयर्स इशू किए। तो अगर आपने नॉर्मल कोर्स में ये शेयर्स खरीदे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट जितने में आपने खरीदे हैं, एंड द होल्डिंग पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जिस दिन से कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए उस दिन से आपका शेयर्स का होल्डिंग पीरियड चालू होगा। अगर आपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट से खरीदे हैं, दैट इज कंपनी से इशू लिया है, और ये राइट्स इशू के अंतर्गत खरीदे हैं, इफ इट वाज अ राइट्स इशू, तो अगर आपने ये शेयर्स राइट्स इशू के अंतर्गत खरीदे हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगेन कंपनी ने आपको शेयर सस्ते में दिए, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो कंपनी ने आपको शेयर थोड़े सस्ते में दिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कंपनी ने आपको जितने में दिए आपकी वही कॉस्ट है। अब वो सस्ते में है महंगे में है उससे मतलब नहीं है, जितने में भी कंपनी ने दिए वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, दैट इज द प्रपोजिशन। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट्स इशू में एक और छोटा सा इशू ये आता है कि अगर आप अपने राइट को रिनंसिएट कर रहे हैं, मतलब आप कंपनी ने आपको राइट दिया कि आप शेयर खरीद सकते हो, ये राइट आपने किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। अगर ये राइट आप किसी और के फेवर में ट्रांसफर करते हो, रिनंसिएट करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
आपके पास शेयर्स खरीदने का राइट था, इट इज अ कैपिटल असेट। ये राइट आपने किसी और के फेवर में रिनंसिएट किया, इट इज अ ट्रांसफर एंड दिस ट्रांसफर विल रिजल्ट इन अ कैपिटल गेन टैक्स। इस ट्रांसफर के ऊपर आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी वो रहेगी निल। राइट रिनंसिएशन के केस में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल और आपको रिनंसिएशन पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। उसके बाद अगला प्रपोजिशन आता है, अगर आपने कंपनी से बोनस शेयर्स इश्यूड लिया, कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स दिए, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो निल रहेगी। तो आपने कितने में भी शेयर्स फ्री में ही दिए कंपनी ने तो आपको बोनस के रूप में, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगी वो निल रहेगी। ये प्रोपोजिशन है। हालांकि इसमें 2-3 बातें याद रखना। एक बात ये याद रखने की है कि अगर सेक्शन 112A का ट्रांजिशनल प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है, उसके ऊपर 10% रेट से टैक्स लगता है सेक्शन 112A में। अब अगर उसका ट्रांजिशनल प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, मतलब आपने शेयर्स, ये जो बोनस मिले थे आपको 2018 के पहले मिले थे, आपने 2018 के बाद बेचे और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, एसटीटी पेड है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, द कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2018। तो 2018 की मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट हो जाएगी। दूसरी चीज आती है, अगर आपने 2001 से पहले ये बोनस मिला था आपको, तो कॉस्ट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। जो सब्सटीट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 वाला प्रोविजन है, तो वो बातें याद रखने की है। एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोनस स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94(8). एज पर दैट प्रोविजन, अगर आपको बोनस स्ट्रिपिंग का प्रोविजन वो अट्रैक्ट होता है, तो आपको जो ओरिजिनल शेयर्स बेच के लॉस हुआ था वो अब आपकी बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। तो इन जनरल बोनस की कॉस्ट तो निल रहेगा, पर कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए, उन केसेस में बोनस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू या वो वैल्यू हो जाएगी जो बतलाई गई है। एक और चीज आती है इन द केस ऑफ द प्राइमरी इशू, कंपनी से अगर आप अलॉटमेंट लेते हो तो एक सिचुएशन और आती है ईसॉप। कंपनी ने आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत शेयर्स दिए, तो कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंतर्गत शेयर देती है, उस समय एम्प्लॉय को सैलरी हेड में टैक्स लगता है। एम्प्लॉय के लिए सैलरी हेड में देयर इज एन इनकम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स अंडर ईसॉप। तो कंपनी ने जब एम्प्लॉय को शेयर्स दिए अंडर ईसॉप, इट इज लाइबल फॉर टैक्स एट दैट मोमेंट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसी दिन एम्प्लॉय को टैक्स लग गया सैलरी हेड में, और उस दिन की जो भी मार्केट वैल्यू है वो परक्विजिट मान ली गई और वो लेते हुए सैलरी हेड में टैक्स लग गया। तो अब जब वो इन शेयर्स को बेचेगा, उसको शेयर्स तो मिल गए, उस दिन टैक्स भी लग गया उसको, अब वो इनको बेचेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी दी फेयर मार्केट वैल्यू जो ईसॉप के लिए कंसीडर की गई है। जिस दिन परक्विजिट उसको मिला, उस दिन की जो मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू तक तो उसको टैक्स लग चुका है, तो वही अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी और उसके आगे की वैल्यू के ऊपर उसको टैक्स लगने की बात आएगी। तो प्राइमरी मार्केट से अगर वो शेयर्स लेता है तो ये 4 सिचुएशंस है, और इनमें किस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगेगी ये मैंने बताया। होल्डिंग पीरियड सभी केसेस में एक ही है, दैट इट विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट मतलब आपने कंपनी से अलॉटमेंट नहीं लिया, आपने तो एक शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदे, बाद में बेच रहे हो आप। अगर आपने शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदे तो ये फिजिकल फॉर्म में थे या डीमैट फॉर्म में थे, ये हमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो एड्रेस करना पड़ेगा। अगर ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे तो झगड़ा यहाँ पे पूरा ये है कि आपने कौन सा लॉट बेचा, क्योंकि आपने शेयर्स कई बार खरीदे होंगे। मान लो कोई कंपनी है से रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आपने अभी खरीदे, पहले भी खरीदे थे और अब आप बेच रहे हो। अगर ये फिजिकल फॉर्म में है तो ऐसी परिस्थिति में आपने कौन से वाले लॉट के शेयर्स बेचे, क्योंकि जो लॉट बेचा उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड निकलेगा। तो कौन से वाले लॉट के शेयर्स आपने बेचे, उसको एड्रेस करने के लिए फिजिकल फॉर्म में हम उनका देखेंगे डी मटेरियलाइजेशन नंबर, तो सॉरी दी डिस्टिंक्टिव नंबर। शेयर्स का जो डिस्टिंक्टिव नंबर है उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से वाले शेयर्स आपने बेचे। तो हर शेयर्स का एक नंबर होता है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, उस डिस्टिंक्टिव नंबर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा लॉट बेचा। जो भी लॉट आपने, जो भी डिस्टिंक्टिव नंबर शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किया, उसी लॉट को आपने बेचा और उस हिसाब से होल्डिंग पीरियड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा।
पर अगर आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में थे तो आपने जब खरीदे तो शेयर्स डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट होते गए, और जब बेचे तो भी डीमैट अकाउंट से निकल गए। तो यहाँ पे शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर तो होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि टू आइडेंटिफाई द लॉट, कौन सा लॉट आपने बेचा, फीफो मेथड विल बी अप्लाइड। तो फीफो मेथड के हिसाब से सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा लॉट बेचा, और वो जो लॉट बेचा है उस हिसाब से होल्डिंग पीरियड कॉस्ट निकाली जाएगी। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे सर्कुलर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। वन ऑफ द सर्कुलर हियर इज कि अगर आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने वो वाला लॉट बेचा है जो इस वाले डीमैट अकाउंट में, मतलब अकाउंट वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस वाले डीमैट अकाउंट में जो पहले आए वो वाले पहले बेचे। अकाउंट वाइज यू हैव टू डू फीफो। एक ग्लोबल बेसिस पे नहीं करना है कि सारे डीमैट को मर्ज करके देखो, अकाउंट वाइज यू हैव टू डू फीफो। दूसरी बात आती है कि सीबीडीटी ने ये कहा है कि फीफो मेथड का रिलेवेंस है ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉट। एक्चुअल होल्डिंग पीरियड तो एक्चुअल होल्डिंग पीरियड है। जैसे मान लो आज से 25 साल पहले मेरे को फिजिकल शेयर्स इशू हुए थे और 1 साल पहले मैंने उसको डीमैट कराया, तो मेरा होल्डिंग पीरियड 1 साल थोड़ी रहेगा, मेरा होल्डिंग पीरियड तो 25 साल का रहेगा जो एक्चुअल होल्डिंग पीरियड है। डीमैट के बेसिस पे तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि कौन सा वाला लॉट मैंने पहले बेचा। फिर तीसरी बात यहाँ पर और आती है कि फिजिकल शेयर्स में वैसे तो डिस्टिंक्टिव नंबर हम देखेंगे, पर अगर फिजिकल शेयर्स में हमने डिस्टिंक्टिव नंबर का हिसाब नहीं रखा है तो फिजिकल शेयर्स में भी हम सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, फीफो मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो ये भी एक छोटी सी बात दी गई है। अब आगे, अब अगला प्रपोजिशन आता है, दिस ऑल आई हैव डिस्कस्ड, ईसॉप एक्सेट्रा। अगला प्रपोजिशन आता है यस, इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। तो मेंबर जब एक असेट एचयूएफ को ट्रांसफर करता है तो उस समय मेंबर के लिए ये एक ट्रांसफर है। मेंबर ऑफ एचयूएफ है, उसने असेट एचयूएफ को दिया, मेंबर को इस समय कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। एचयूएफ जब इस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेगी तो यहाँ 2 बातें देखनी जरूरी है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को दिया था तो इट वॉज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। इफ इट वॉज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को दिया था उस समय कंसिडरेशन अगर एडिक्वेट था तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता है। तो क्लबिंग प्रोविजन क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होता है तो एचयूएफ जब अब इसको बेचेगा तो एचयूएफ का होल्डिंग पीरियड विल बी, एचयूएफ का खुद का होल्डिंग पीरियड, और एचयूएफ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एचयूएफ की खुद की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर दूसरी सिचुएशन ये आती है कि मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को दिया था इट वाज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को दिया था तो ऐसी परिस्थिति में इफ द ट्रांसफर वाज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। क्लबिंग प्रोविजन तो अट्रैक्ट होंगे ही, साथ में अब जब एचयूएफ इस असेट को बेचेगा तो एचयूएफ का होल्डिंग पीरियड रहेगा मेंबर प्लस एचयूएफ, और एचयूएफ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी द कॉस्ट ऑफ मेंबर। In other words, it will attract the clubbing provision as well as it will result in double taxation. मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को दिया उस समय मेंबर को तो टैक्स लग ही गया, एचयूएफ जब उस असेट को बेचेगा तो एचयूएफ की कॉस्ट फिर से वहीं से ली जाएगी जो मेंबर की कॉस्ट थी। तो दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन। पर लॉ यही है, प्रोविजन यही है, हमें याद रखना है। यहाँ आप देखोगे मैंने शॉर्ट में लिखा है इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ डबल टैक्सेशन। उसके बाद अगली चीज आती है सेल्फ जनरेटेड असेट्स, दैट इज गुडविल, नो हाउ, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो इन सेल्फ जनरेटेड असेट्स के केस में यहाँ 6-7 असेट्स के नाम लिए गए हैं। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, टेनेंसी राइट्स, लू मार्क्स, रूट परमिट, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोसेस एनी गुड्स, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। इन सेल्फ जनरेटेड असेट्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है तो कॉस्ट विल बी नील, अगर आपने परचेज किया है तो कॉस्ट विल बी परचेज प्राइस। तो इनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ये रहेगी, बेसिकली नील रहेगी। अगर आपने गुडविल खरीदी है तो परचेज प्राइस कॉस्ट रहेगी। एक बात और याद रखने की जरूरत है कि इनके केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इग्नोर किया जाता है। इनके केस में 2001 से पहले की अगर ये है तो सब्सटीट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं किया जाता है। तो ये एक छोटी सी बात है। अब एक बड़ी बात इसके लिए और ध्यान रखो कि केवल इन 7 सेल्फ जनरेटेड असेट्स के केस में
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल। इनके अलावा और कोई सेल्फ जनरेटेड असेट्स हैं, इंटेंजिबल्स हैं, जैसे गुडविल ऑफ अ बिजनेस लिखा है यहाँ, अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन है, ठीक है, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन है, तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है BC श्रीनिवास शेट्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेल्फ जनरेटेड असेट्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेन नहीं हो सकती है और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो एज ए जनरल प्रिंसिपल हमें ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन असर्टेन नहीं हो पाएगी और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा इन द केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स। केवल इन 7 सेल्फ जनरेटेड असेट्स के केस में, इन 7 इंटेंजिबल्स के केस में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल और परचेज प्राइस एज द केस में भी। अगला प्रपोजिशन आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज बड़ा ही टेक्निकल प्रोविजन है। इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के समय कोई असेट दे रही है, उस समय कंपनी के लिए उस असेट के ट्रांसफर पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी ने एक असेट शेयर होल्डर को दिया ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, उस दिन कंपनी को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आगे की बात समझो, शेयर होल्डर के पास कंपनी के शेयर थे, शेयर होल्डर ने लिक्विडेशन के दिन शेयर्स सरेंडर कर दिए, रिलिंग्विश कर दिए, एक्सटिंग्विश हो गए, तो इट इज अ ट्रांसफर। शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के दिन टैक्स लगेगा। शेयर होल्डर ने जो शेयर्स रिलिंग्विश किए उसके ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा, जितने के शेयर्स थे वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। सेल कंसिडरेशन विल बी दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड। कंपनी से ये जो असेट मिला है इसकी मार्केट वैल्यू माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली शेयर होल्डर को कंपनी से लिक्विडेशन के दिन जो मिला उसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक मिला डिविडेंड, तो डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, 222C में जाके डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा मिला उसको कैपिटल, कैपिटल विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। मान लो शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के दिन 500 रुपए मिले, तो टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी को DDT लग जाएगा, शेयर होल्डर एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो भी प्रोपोजिशन है वो हो जाएगा और बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के दिन कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ये बात याद रखना। कंपनी को लिक्विडेशन के दिन कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी ने एसेट शेयर होल्डर को दिया, कंपनी को टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। शेयर होल्डर ने शेयर्स दिए, बदले में एसेट मिला, शेयर होल्डर का जो सेल कंसिडरेशन है, शेयर्स कितने में दिए, वो रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C। और फिर इस असेट को सब्सिक्वेंटली जब शेयर होल्डर बेचेगा तो शेयर होल्डर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इस असेट की वो रहेगी, वो भी ध्यान देने की बात है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसमें से इवन डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C माइनस नहीं करेंगे क्योंकि उस पर भी तो टैक्स लग चुका है, डिविडेंड के रूप में उस पर टैक्स लग चुका है, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट मान लिया जाएगा। एक चीज और है, शेयर होल्डर ने जब असेट लिक्विडेशन के दिन कंपनी को दिया, शेयर होल्डर का सेल कंसिडरेशन तो ये हो गया डीम्ड, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C। शेयर होल्डर का शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या होगा, होल्डिंग पीरियड विल बी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन की जो भी डेट है उस डेट तक का जो भी शेयर्स का होल्डिंग पीरियड है वो लिया जाएगा। और शेयर होल्डर ने असेट मिला, उसको सब्सिक्वेंटली बेचा, तो शेयर होल्डर ने जब असेट बेचा, शेयर होल्डर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हो गई, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू, पर शेयर होल्डर का होल्डिंग पीरियड क्या है इस असेट का, तो होल्डिंग पीरियड विल बी कंपनी का जो होल्डिंग पीरियड था प्लस शेयर होल्डर का जो होल्डिंग पीरियड है वो दोनों लिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रोविजन है डीलिंग विथ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो मेरे ख्याल से 10 नंबर के आसपास की रेंज का आना चाहिए। अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रोविजन है, आ चुके हैं एग्जाम में, तो बी रेडी विथ इट। प्रपोजिशन आपके सामने है। ये छोटा सा प्रोविजन है, आर्कियोलॉजिकल वर्क एक्सेट्रा ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। तो अगर आप कोई आर्कियोलॉजिकल वर्क वगैरह गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, गवर्नमेंट म्यूजियम में दे रहे हो, तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, प्योर एग्जम्पशन है ये, इसमें और कुछ कहने की बात नहीं है। तो कोई के पास पुरानी मूर्तियाँ, पुरातत्व की चीज़ें अच्छी है तो वो सब ट्रांसफर करो, म्यूजियम को दो, कैपिटल गेन जो भी है एग्जम्प्ट हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगला प्रपोजिशन आता है रिवर्स मॉर्गेज।
तो एनी ट्रांसफर अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज एग्जाम। तो बेसिकली ओल्ड एजेड पर्सन्स के लिए प्रोपोजिशन है। इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, वो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत जाकर अपने असेट्स बैंक को मॉर्गेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बोरोवर ने असेट बैंक को दिया, इसकी ओनरशिप बैंक को दे दी और बैंक ने इसको मॉर्गेज कर दिया टू दी बोरोवर। और फिर जब बोरोवर ने रीपेमेंट कर दिया, तो बोरोवर ने जब रीपेमेंट कर दिया तो असेट की ओनरशिप वापस बैंक ने बोरोवर को दे दी। सो देयर इज अ ट्रांसफर बिटवीन द बोरोवर एंड द बैंक अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, विच इज अ सेपरेट स्कीम, इंडिपेंडेंट स्कीम है। उस स्कीम के अंतर्गत ये जो भी ट्रांसफर होता है बिटवीन बोरोवर एंड द बैंक, this transfer is something which is exempt. The scheme basically says that it is only and only for senior citizens, and there are various other parameters which are prescribed parameters. तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो भी बोरोवर बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है रिवर्स मॉर्गेज वाला, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। अब कैपिटल गेन का एक आखिरी प्रोविजन है, बहुत ही छोटा सा प्रोविजन है, प्रैक्टिकली भी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, पर हाँ मैं बतला देता हूँ। प्रायोरिटी के 3 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो क्या है। कई बार कैपिटल गेन में असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालने की बात आती है, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन एक्सेट्रा। तो ऐसी परिस्थिति में व्हाट हैपन्स इज, कई ऐसे प्रिस्क्राइब्ड केसेस हैं और इनके केस में फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। मार्केट वैल्यू निकालनी है आपको, 2001 की मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। या तो एसएससी खुद अपने हिसाब से एस्टिमेट कर दे मार्केट वैल्यू, या किसी एक्सपर्ट की मदद ले। अगर एसएससी एक एक्सपर्ट की मदद लेता है, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो एओ चाहे तो अगर उसको लगता है कि ये वैल्यू ठीक नहीं है, तो एओ भी अपने खुद के वैल्यूअर से उसका वैल्यूएशन करा सकता है। अगर एसएससी ने वैल्यू एस्टिमेट की है, एसएससी ने खुद ने एस्टिमेट किया कि साहब मार्केट वैल्यू इतनी है, तो उस एस्टिमेशन में छोटा मोटा डिफरेंस, दैट इज अप टू 15% और 25,000 विच एवर इज लेस, मतलब 25,000 रुपये तक का डिफरेंस जो है वो टॉलरेबल रहेगा एस्टिमेशन में। पर एओ को लगता है कि डिफरेंस 25,000 से ज़्यादा है, एसएससी ने जो मार्केट वैल्यू ली है वो बहुत अनरीजनेबल है, और डिफरेंस एओ को जो एस्टिमेट है वो 25,000 से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो एओ भी चाहे तो एक एक्सपर्ट की मदद लेकर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा सकता है। तो जहां भी मार्केट वैल्यू निकालने की बात आती है कैपिटल गेन में, वहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद से वैल्यूएशन किया जा सकता है। ये आखिरी प्रोविजन है। मेरा ये रिकमेंडेशन है, अब विद दिस डन, कैपिटल गेन के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। क्वेश्चन से आपको ये समझ आता है कि हर लाइन में, हर वर्ड से पूरा कैपिटल गेन का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। डू दी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन द कैपिटल गेन्स, वॉट एवर यू हैव डन, प्रैक्टिस दैट। नए क्वेश्चंस करने की बजाय आपको वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने क्लास में किए होंगे, जो भी क्लासेस आपने की हैं। सो माय बेस्ट विशेस टू यू। कैपिटल गेन की बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आई विल बी कमिंग अप विथ मोर रिवीजन लेक्चर्स इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।